आज के आपके करंट अफेयर्स 21 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है जीआई टैग के बारे में। अब ये जीआई टैग होता क्या है? जीआई का वैसे फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग सारा करंट अफेयर है। आपके तमिलनाडु ने एक काजू जो है आपके पनरुत्ती कैश्यूज, उनके रिगार्डिंग डिमांड की है कि इन्हें जीआई टैग दिया जाए। तो अभी ये रिक्वेस्ट की गई है, अभी मिला नहीं है, ठीक है। तो ये जीआई टैग है क्या और क्यों गवर्नमेंट्स या क्यों कम्युनिटीज इसे सीख करते हैं? देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आर्ट किसी एक ज्योग्राफी को अगर बिलोंग करती है ना, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन की स्पेशलिटी है, वहां से ओरिजिनेट हुई है वो चीज, ठीक है। किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन से वो चीज ओरिजिनेट हुई है और वो जगह के लिए वो मशहूर है। जैसे अगर आपको बोला जाए रसगुल्ला कहाँ का फेमस है? बंगाल का, ठीक है। बंगाल और उड़ीसा भी क्लेम करता है, चलो उड़ीसा का भी बंगाल का पार्ट ही रहा है, पर बंगाल अगर मैं रसगुल्ले की बात करूं तो डायरेक्टली फेमस अगर प्लेस पूछोगे कहीं स्पेसिफिकली, तो तुम्हें पता है कि बंगाल के सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो बंगाल की स्पेशलिटी हुई ना, तो रसगुल्ला भी एक्चुअली जीआई टैग, रसगुल्ले को भी जीआई टैग मिला हुआ है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। तो अगर किसी को भी मतलब देखो पूरी दुनिया में अब तुम्हें रसगुल्ला फेमस करना हो तो पूरी दुनिया के साथ ये भी फेमस होगा, मतलब रसगुल्ले में ये भी फेमस होगा कि वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले सबसे बेस्ट है। तो अपने आप वेस्ट बंगाल की जो रसगुल्ले की मार्केट है वो अपने आप ग्रो करेगी, क्योंकि अगर लोगों को लगेगा कि सबसे जेन्युइन और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट वहीं से ओरिजिनेट होते हैं तो हम वहीं के मंगाएं, ठीक है। क्वालिटी अपने आप ही इनहांस होगी ना। जैसे दूसरी चीज लेके चलो, चाय बहुत टाइप की आती है, पर दार्जिलिंग टी का एक अलग नाम बना हुआ है ना, वो सिर्फ उसी चाय को ही तुम दार्जिलिंग टी बोल सकते हो जो एक्चुअली दार्जिलिंग में उगी, ठीक है। तो दार्जिलिंग अपने आप में एक ज्योग्राफी है। ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो वो किसी जगह की स्पेशलिटी है या उनका ओरिजिनेशन ही वहां से हुआ है, उन्हें जीआई टैग दे दिया जाता है सरकारों की तरफ से, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, नेम और साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स, कोई भी नेम या साइन, जैसे दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग के नाम से है ना, तो कोई भी प्रोडक्ट का ये जो नेम और साइन उसके साथ जुड़ जाता है, जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, चाहे वो टाउन हो, रीजन हो, कंट्री हो। जैसे कि हाँ, अगर लिकर की बात की जाए, जैसे लिकर में आपके आती है ना स्कॉच, स्कॉच सिर्फ वही विस्की को आप बोल सकते हो जो आपकी स्कॉटलैंड में बनी होती, और कोई भी स्कॉच नहीं होती, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक रीजन से जुड़ गई ना, कि वो उस रीजन, उस पानी से, वहां की फसल से, उससे तैयार हुई है, तभी से तुम स्कॉच कह सकते हो, नहीं तो नहीं कह सकते। इसीलिए उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। उसे यूके की गवर्नमेंट ने दिया है। देखो सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स जीआई टैग देती हैं अपने अपने एरिया में जो भी फेमस होता है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। तो ये एक तरह से एश्योरेंस होती है कि इस तरीके की क्वालिटी वहां से मिलती है, वहां का ट्रेडिशनल मेथड इसके थ्रू शो होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशन जुड़ गया ना उस आर्ट से। ऐसे तो नहीं है कि तुम रैंडमली किसी भी एरिया का तुम जोड़ दोगे। जैसे बासमती राइस है, अब देखो बासमती राइस अपने आप में एक सिर्फ सीड है, बीज है, उस चावल को उगाओगे वो आपका बासमती राइस में तब्दील होगा। पर जब आपने बेचना है उस चावल को, सेम चावल अगर लेट्स सपोज आपने मध्य प्रदेश में उगाया है और सेम चावल आपने पंजाब या हरियाणा में उगाया, जो चावल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में उग रहा होगा, सिर्फ उससे ही तुम बासमती कह सकते हो। अगर वो सेम सीड तुम किसी भी दुनिया में और कंट्री में उगाओगे या किसी और स्टेट में भी उगाओगे, तुम उसे बासमती नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेडिशनली बासमती यहीं पे उगती आई है।
तो ये बेल्ट फेमस हो गई बासमती से। तो अब बासमती राइस इसी बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई और वो सेम टैग नहीं यूज कर सकता। नहीं तो बीज ही है, बीज तो कहीं पे भी उगा लो, जैसे चाय तो कहीं पे भी उगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिमिटेड है इस, ठीक है अपने असर में। क्लियर है? अब ये जो सारे के सारे दुनिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ये सब कुछ दिए जाते हैं आपके ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंदर। तो अब बात आती है ट्रिप्स का एग्रीमेंट क्या है। देखो, ट्रिप्स एग्रीमेंट का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ जी, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? हाँ, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारी मेंटल एबिलिटी से जुड़ी हुई है, जो हमारी थिंकिंग, हमारी सोच से जुड़ी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब अपने आप में होता है ऐसी कोई इन्वेंशन या उससे जुड़ी हुई चीज जो मेरे ब्रेन, मैंने अपना ब्रेन यूज किया होगा ना कोई भी चीज आविष्कार करने के लिए, कोई भी चीज को बनाने के लिए। अब वो चीज बनाई जो है वो मेरी, अगर मैं कोई यूनिक चीज बना जाता हूं, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर हमेशा क्लेम कर सकता हूं कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सोचा, इसे बनाना कैसे, इसे करना कैसे है, उसके बाद मैंने उसे बनाया, तो ऑब्वियसली वो मेरे दिमाग की खोज है ना। तो इसके चलते हुए ही आपको, जैसे आपने सुना होगा, कॉपीराइट मिल जाता है। कॉपीराइट का मतलब है क्योंकि चीज मैंने बनाई है तो मैं उसके ऊपर पूरा क्लेम कर सकता हूं कि इसे बनाने का हक सिर्फ मेरे पास है। अगर इसकी कोई कॉपी भी क्रिएट होगी वो मेरी सिर्फ परमिशन से हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो कॉपीराइट वर्ड यहीं से आया कि तुम्हारे पास कितनी प्रोडक्शन होगी, कैसे प्रोडक्शन होगी, सारी चीजों का कंट्रोल तुम्हारे पास है। इसके अलावा और भी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपने देखे हैं, छोटा सा लोगोस के ऊपर लिखा होता है टीएम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो मैकडॉनल्ड्स बड़ा सा एम डाला हुआ है, एम के टॉप पे देखना टीएम लिखा होगा। इसका क्या मतलब है कि मैकडॉनल्ड्स ने अपनी एक पहचान बना ली है कि ये जो बड़ा सा येलो कलर का एम है, ये निशानी मैकडॉनल्ड्स की रहेगी। कोई भी और पर्सन ऐसा सेम टेक्स्ट में, सेम कलर में एम नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ये कंपनी की अपने आप में पहचान बन गई, ठीक है, उनका ट्रेडमार्क बन गया कि वो इस तरीके से अपना ट्रेड कंडक्ट करते हैं, ये उनका सिंबल है ट्रेड कंडक्ट करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स चेन थी, मैंने सोचा क्या ही पता चलता है और मैंने एक मनमोहन खोल लिया, ठीक है, और मैंने भी एम लिख लिया। सेम तरीके से, सेम चीज से मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, क्लियर है? तो ये होते हैं आपके ट्रेडमार्क। इस तरीके से आप अलग अलग चीजों को अपने हमेशा प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इसी एग्रीमेंट के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है। देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी को रोकता नहीं है कि कोई और बना नहीं सकता, ठीक है, मतलब चाय तो कोई भी उगा सकता है ना, पर बस वो चाय के ऊपर दार्जिलिंग टी नहीं लिख सकता। और दूसरी चीज, ये किसी इंडिविजुअल को राइट नहीं मिलता। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कभी भी एक पर्सन को नहीं होता, एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होता, वो एक पूरे इलाके में होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं दार्जिलिंग में रहता था, मेरे कोई वो नहीं है, चाय के बाग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिल गया, सब कुछ हो गया। मैं उसके बाद कभी सोचता हूं, देखो लेट्स सपोज क्यों एक जगह को नहीं मिलता, क्योंकि अभी तो मैं खेती नहीं कर रहा था ना। लेट्स सपोज मैं आज से वो जीआई टैग मिलने के 10-15 साल बाद मैंने सोचा कि चलो यार मैं भी खेत खरीद लेता हूं, मैं भी चाय उगाना शुरू कर लेता हूं।
तो मैंने बाग खरीदे, मैंने भी चाय बनानी शुरू कर दी, तो मैं अपनी पैकिंग के ऊपर अब भी तो दार्जिलिंग टी लिखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उगा तो मैं दार्जिलिंग में ही रहा हूं ना। ठीक है, तो कोई भी, वो पूरे इलाके को राइट है, जो भी उस इलाके में होगा, चाहे मैं यहाँ को बिलोंग करता हूँ, मैं दार्जिलिंग में जाके वहां उगाना शुरू कर दूं, वो चीज तो वहीं बन रही है ना, तो इस कारण उसे दार्जिलिंग टी ही बोले। ठीक है, क्लियर है इस तरीके से। तो ये जो एग्रीमेंट है, ट्रिप्स का एग्रीमेंट, दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसी के अंडर ये ट्रिप्स का एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, और WTO के सारे मेंबर्स जैसे मानते हैं, और जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक कंट्री में मिली होती है, वो इसी कारण बाकी सारी कंट्रीज में भी उसकी मान्यता मिल जाती है। काउंटर क्लेम भी कर सकते हो, जैसे बासमती राइस का जो मैंने एग्जांपल दिया था, बासमती राइस के ऊपर पाकिस्तान ने भी क्लेम डाला हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ इंडिया को टैग क्यों दिया गया, ठीक है, कि हमें भी चाहिए। अब इंडिया को दिया गया, इंडिया के अंदर भी सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को दिया गया। मध्य प्रदेश ने क्लेम डाला हुआ है कि हमें भी चाहिए ये टैग, क्योंकि हम भी उगाते आए हैं, पर उन्हें अभी नहीं मिला तो वो नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो इस तरीके से, ठीक है, देखो अपने आप ही डायरेक्ट असर ही इस चीज पे पड़ता है, क्योंकि अब कंपनी ने लेट्स सपोज बासमती चावल बेचने हैं, मतलब लेट्स सपोज कंपनी ने सेल करने हैं, दुनिया में फेमस है बासमती राइस, तो कंपनी ने बासमती राइस बेचने हैं, पर वो कंपनी तब तक बासमती उसके ऊपर लिख ही नहीं पाएगी जब तक वो पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी से चावल नहीं खरीदेगी। नहीं तो वो तो नॉर्मल चावल रहेंगे, नॉर्मल चावल का रेट कम होगा। अब किसान को तो उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि किसान ने तो प्रीमियम वैरायटी उगाई है ना, बस क्योंकि वो लिख नहीं सकते, कंपनी पे नहीं करेगी। सेम असर और टूरिज्म की बथेरी चीजों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और उनसे जुड़ी हुई चीजें अलॉट की जाती हैं जगह जगह। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें इसी के ऊपर लिखी हुई है। यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, अब सेकंड करंट अफेयर है, इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया। देखो प्रीलिम्स में एक तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो एग्रीमेंट होते हैं ना, इन्हें कहते हैं FTAs, शॉर्ट में, मतलब ये हमने नाम दे दिए इस एग्रीमेंट को, पर एक जो कॉमन नाम इन सबका होता है उन्हें FTA कह सकते हैं। अब FTA अपने आप में क्या है? FTA अपने आप में है फ्री ट्रेड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो नॉर्मल सिचुएशन इमेजिन करो, पहले दो कंट्रीज हैं A और B, A कुछ सामान एक्सपोर्ट करती है B को, ठीक है, और B से कुछ सामान मंगाती भी है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी तुम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो, वो कंट्री इसके ऊपर कोई ना कोई कस्टम ड्यूटी और ये सब कुछ अप्लाई कर देगी, ठीक है। तो अपने आप जो तुम्हारी चीज उस देश में जा रही है, वो चीज अपने आप महंगी हो जाएगी। लेट्स सपोज तुमने अपने यहां से चिप्स के पैकेट भेजे, तुम चिप्स के पैकेट बेच रहे थे, वहां पे जो होलसेलर है उन्हें रेट भेज रहे थे 5 रुपए में, ठीक है। वहां की सरकार ने ड्यूटी इस अकॉर्डिंग लगाई कि हर पैकेट के ऊपर 2 रुपए और ड्यूटी लगी। अब आपके पैकेट 7 रुपए का अपने आप ही हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको बेचने वाले को मार्जिन देना पड़ेगा, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही एक तरीके से साथ में पहुंच गई। शायद कंट्री बी में जो चिप्स बन रहे थे वो अपने आप में 6.5 के बन रहे हैं, तो किनके चिप्स सस्ते हैं? उसी कंट्री के। तो फिर तुम्हारे चिप्स क्यों बिकेंगे उस देश में? होलसेलर आगे बेचेंगे नहीं, उनका प्रॉफिट गिर गया, ठीक है। चाहे लेट्स सपोज फाइनल प्रोडक्ट 10 का ही बिक रहा है, पर ये जो फर्क आया, इसके कारण तुम्हारे चिप्स कोई नहीं खरीदेगा, वो सारे उनके खरीदेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसे ही तुम्हारे देश में कुछ आ रहा होगा, तुम उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगा रहे होगे और उसे महंगा कर रहे हो।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या करते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन दोनों कंट्रीज में एक अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ये ड्यूटी फ्री ट्रेड करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटीज हैं, जो कुछ भी है, या तो फ्री हो जाएगी या मिनिमम कम से कम जितना रह जाएगा वहां तक लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कम होगी तब भी तो अल्टीमेटली लेट्स सपोज अब पहले की जगह 7 की जगह मतलब 2 रुपए की जगह 1 रुपए लग रहा है, कम भी की तब भी तुम्हारा प्रोडक्ट अब 6 रुपए का हो गया ना। ठीक है, तुम अपना बढ़ा के 6.5 पे बेच दोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव हो जाती है। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 2 फायदे भी होते हैं और एक नुकसान भी होता है। फायदे ये होते हैं, एक तो जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स को ज्यादा वैरायटी का सामान भी मिलता है क्योंकि फॉरेन मार्केट भी अंदर आ जाएगी, और दूसरी चीज बेटर क्वालिटी का सामान मिलता है। कस्टमर बेनिफिट्स ये दो हैं, एक तो ज्यादा वैरायटी और दूसरा ज्यादा बेहतर क्वालिटी, और तीसरी चीज प्राइसिंग। तुम्हें प्राइस कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से तो प्राइस कस्टमर के लिए अपने आप ही कंट्रोल में रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो लेट्स सपोज एक लोकल प्लेयर था, एक सिंगल प्लेयर था लोकल इंडिया के अंदर, एक ही बंदा चिप्स बनाता था, उसकी मर्जी है ना वो 20 का बेचे 30 का बेचे, उसे पता ही बिक जाना है। पर जैसे ही एक बाहर से कंपनी आई वो उसने बोला कि मैं 10 का बेचूंगा, इंडियन कंपनी को भी तो बोलना पड़ेगा कि हम भी 10 का ही बेचेंगे, तो अपने आप ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा ना कि लेट्स सपोज 30 का पैकेट था कि मैं 25 का बेचूंगा, मैं 22 का बेचूंगा। ठीक है, करते कराते ये जो डिक्रीज करी जा रहे हैं वो इसी कारण है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। तो कस्टमर्स का हमेशा फायदा होता है। दूसरा क्या होता है कि इसी के चलते हुए मतलब एक साइड कस्टमर्स का फायदा हो रहा है, फिर जो कंपनीज आपके अपने देश में या फॉरेन में भी लेस प्रोडक्टिव होती है ना, जो अच्छे से सामान नहीं, देखो अगर कंपनी अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रही तभी तो प्रोडक्ट महंगा बन रहा होगा। मेरा आधा टाइम अगर मशीन खाली पड़ी हुई है या मशीनें खराब होती रहती हैं या जो मैंने मशीनें लगाई हैं वो इतनी पुरानी है कि सामान ही बड़ा धीरे धीरे बनाती हैं, तो मेरी लागत, मेरी कॉस्ट तो अपने आप ही ज्यादा आएगी। अगर वही चीज को अगर मैं कंट्रोल कर दूं, मिनिमम कर दूं, ठीक है, तो मेरी एफिशिएंसी मतलब उसी तो एफिशिएंसी कहते हैं, कितने टाइम में कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जो लीस्ट एफिशिएंट इंडस्ट्री होती है ना, जो लीस्ट एफिशिएंट, वो अपने आप बंद होने लग जाते हैं या वो अपने आप को रिफॉर्म कर लेती हैं बेहतर होने के लिए। तो देश की इकोनॉमी भी ओवर द टाइम इसलिए बेहतर होती जाती है क्योंकि वो अपने आप को खुद चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब नुकसान क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज फॉरेन कंपटीशन ज्यादा स्ट्रांग हुआ, आपकी कंपनी से सस्ता बना ही नहीं पा रही, तो वो तो लॉन्ग टर्म में कंपटीशन से बाहर हो जाएगी, तो आपके सारे के सारे आपके मार्केट में फॉरेन चिप्स ही बचेंगी, लोकल बचेंगे ही नहीं। ये नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, जैसे ये जो आपके ड्रिंक्स हैं, थम्स अप होगी, लिम्का होगी, ये इंडियन मेड ड्रिंक्स हैं। ठीक है, पहले ये कंपनीज होती थी इंडिया में। ठीक है, जैसे कंपनी थी एक कैंपा कोला, सुना है या नहीं सुना कभी? एक कंपनी होती थी कैंपा कोला। 1991 में जब हमने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया ना, उसके बाद कोका कोला इंडिया में वापस आया। कोका कोला बहुत इनिशियली भी इंडिया में था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद, पर उसके बाद छोड़ के चला गया था क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी। 1991 के बाद जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोलनी शुरू की तब कोका कोला वापस आया। कोका कोला की डायरेक्ट बात थी ये कैंपा कोला और मतलब इन्हीं के ये थम्स अप और ये लिम्का इन्हीं के ब्रांड्स रहे हैं, इन्हें डायरेक्ट एक चीज थी कि या तो अपनी कंपनी बेच दो, नहीं तो हमारे पास इतना हम कैपिटल लेके आए हैं कि अगले 2-3 साल हम फ्री में भी कोक बांटते रह सकते हैं जब तक तुम बैंकरप्ट ना हो जाओ। तो इसके चलते हुए पहले तो उस कंपनी ने कोशिश की कि कंपीट कर ले, पर ऑब्वियसली एक तो दुनिया में कोका कोला का नाम ज्यादा था तो लोगों में ऑब्वियसली क्रेज ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जैसे अपनी रीच बढ़ाई, सब कुछ किया, कैंपा कोला वो लॉन्ग टर्म में बिक गई तो कोका कोला ने खरीद ली। तो इस तरीके से वो मर चुकी। तो लोकल इंडस्ट्रीज हमेशा इस तरीके से बंद हो सकते हैं, ये हमेशा खतरा बना रहता है। क्लियर है? पर
फायदा क्योंकि ज्यादा है, इस कारण एफटीएस एक पॉजिटिव चीज मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि लेस प्रोडक्टिव इंडस्ट्री वैसे भी कोई तुम्हारी इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, ठीक है। अब इंडिया और यूएई ने ये जो पार्टनरशिप की है, इसके थ्रू हम अपना देखो, जब भी कंट्रीज के अंदर ऐसी पार्टनरशिप हो जाती है, एक तो हमेशा ट्रेड ग्रो करेगा, वो भी हमारा और सामान मंगाएंगे, हम भी उनके और सामान मंगाएंगे, इसके साथ इंडियन एक्सपोर्ट्स और बढ़ने के चांस है, जैसे कि हम उन्हें लेदर, एग्रीकल्चर, डेयरी, हैंडक्राफ्ट, जेम्स और ज्वेलरी, ऐसी सारी चीजें, फर्नीचर, ये फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेजेस, मतलब जितनी भी लिस्ट है, ये सारी इंडस्ट्रीज को हम टारगेट कर रहे हैं कि हम ये यूएई में ज्यादा बेच पाएंगे। दूसरी चीज आपके, क्योंकि देखो वहां पे सर्विसेज भी, ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ गुड्स का नहीं है, ये वहां पे सर्विस सेक्टर को भी डील करेगा। सर्विस सेक्टर यानी कि आईटी इंडस्ट्री होगी, ये सब कुछ हो गया। अब नहीं तो इनके ऊपर भी कई बार तुम लिमिटेशन लगा सकते हो कि इस कंट्री से इतना ही ट्रेड होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अगर सर्विसेज भी फ्री हैं और फेवरेबल है वहां पे, तो यूएई में कंपनीज फेवर करेंगी कि इंडियन आईटी कंपनीज को काम दे, तो अपने आप इंडियन आईटी कंपनीज और ग्रो करेंगे, और भी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज होगी, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल फर्म्स को वो हायर कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें, तो ग्रो होने के चांसेस ज्यादा। यूएई क्योंकि एक तो देखो हमारे नेबरहुड में पास में पड़ती है, और दूसरा अमीर कंट्री है, तो हमें फायदा ही है। यूएई खुद सामान कम बेचता है, रिसीव ज्यादा करता है, सामान बेचने में उनके इतने प्रोडक्ट्स नहीं है कोई, रिफाइनरीज और इन सब को छोड़ के, पर मंगवाते वो बहुत कुछ है, क्योंकि रेगिस्तान में बैठे हुए हैं ना, तो इंडिया को अपने आप में फायदा है। अभी क्या है, हम यूएई को पैसे पे करते हैं बहुत सारी चीजों में, क्योंकि वो इतना हमारा सामान नहीं मंगा रहे, पर अगर ग्रो करेगा तो ये इस तरीके से चीज बदल जाएगी। दूसरा, इंडिया की रेमिटेंसेस को भी फायदा होगा। रेमिटेंसेस क्या होती हैं? तो जो वहां पे लोग वर्क करते हैं, इंडिया पैसे भेजते हैं। बिल्कुल, रेमिटेंसेस का मतलब होता है जो बाहर इंडियंस काम कर रहे हैं, जो अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, उस पैसे को रेमिटेंस कहते होते हैं, ठीक है। तो जो रेमिटेंसेस है ना, इंडिया की 82% जितना भी इंडिया के अंदर फॉरेन से लोग पैसा भेजते हैं इंडिया को, मतलब अपने परिवारों को, एफडीआई नहीं, जो अपने परिवारों को लोग पैसे भेज रहे हैं, उसमें से 82% जो पैसा है ना, वो सिर्फ 7 देशों से आता है, और ये 7 देशों में ये गल्फ कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। यहाँ ये 4 कंट्रीज तो यही है, बाकी आपके अमेरिका, ये सारी कंट्रीज भी हैं, पर ये 4 कंट्रीज भी मेजर पड़ती हैं, जहां बहुत सारे इंडियंस गए हुए हैं, वहां पे वो काम करते हैं, अकेले ही जाते हैं वहां पे काम करते हैं, और वहां से पैसे अपने परिवार को इंडिया में भेजते रहते हैं, जिससे उनका परिवार यहाँ पे गुजारा कर रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। ये और ग्रो होगा क्योंकि सर्विसेज में हमारी लेबर और वहां पे जाएगी, ठीक है। सर्विस सेक्टर में अगर मैं किसी को आर्किटेक्चरल फर्म ऑफर कर रहा हूँ, यहाँ सिविल कंपनी है मेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, मैं वहां पे बिल्डिंग से कॉन्ट्रैक्ट भी उठा पाऊंगा, वहां पे कंस्ट्रक्शन करने जाऊंगा तो मैं अपनी लेबर भी लेके जाऊंगा, तो अपने आप ही बेनिफिट होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ एक और चीज भी जानने वाली जरूरी है, ये वेस्टर्न क्वाड क्या है। देखो, क्वाड, वेस्टर्न क्वाड बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी है, क्वाड अपने आप में क्या है। क्वाड का अपने आप में, क्वाड वर्ड आया क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल का हमेशा मतलब होता है 4 कोने, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ओरिजिनली जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, जो क्वाड्रिलेटरल फोरम है, ओरिजिनल जो क्वाड, जिसे सिर्फ क्वाड कहते हैं, ये 4 देशों में एक बनती हुई अंडरस्टैंडिंग है। अभी तक इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट, ये सिर्फ 4 देशों में बनती हुई अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस के तौर पे, ठीक है। पहले ओरिजिनली सिर्फ सिक्योरिटी के चलते हुए ये शुरू हुई थी, पर अब धीरे धीरे ये और रूप भी लेने लगी। जैसे एक ना रीसेंट टाइम में, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स की ना शॉर्टेज है, हद से ज्यादा।
क्योंकि 2020 में हुआ क्या, जब लॉकडाउन शुरू हुए सडनली लोगों में डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई ना, और फोन चाहिए और कैमरास चाहिए, माइक्स चाहिए, ठीक है। लोगों ने जब इलेक्ट्रिकल चीजें खरीदनी शुरू कर दी, इन सब के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट जो होते हैं ना वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ज्यादातर दुनिया में पहले तो शॉर्टेज ही पड़ गई है, चिप शॉर्टेज है, आप जगह जगह पढ़ोगे कि चिप शॉर्टेज चल रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि इस पूरी मार्केट में ना इन्फ्लेशन बहुत तेज है, मतलब इस तरीके से प्राइस राइज है कि अगर आज आप कुछ खरीदने गए हो, लेट्स सपोज आपको बंदा कहता है ये 3000 का है, आप सोचते हो चलो हफ्ते बाद खरीदते हो, शायद वो हफ्ते बाद 3200 का हो जाए, 200 रुपये और महंगा हो जाए, 3200 का हो जाए। वो इसी कारण क्योंकि उसे पीछे से जितना महंगा मिलेगा वो भी तो आगे उतने के बेचेगा, ठीक है। तुम चाहे फिर जितना मर्जी बोलते रहो कि अभी पिछले हफ्ते आया था 3000 को बोल रहे थे, अब आप 32 को कह रहे हो, अब प्राइस यही आ रहा है, क्योंकि पीछे से डिमांड, जितनी सप्लाई शॉर्ट हुई पड़ी है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो अपने आप ये जो मिसमैच है इकोनॉमी में वो दिख रहा है। इसके चलते हुए क्वाड का इकोनॉमिक देखो, इस साल के मेंस के क्वेश्चन में था क्वाड की, और कौन से इस साल जो मेंस का क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें क्वाड के और एस्पेक्ट्स भी पूछे गए। ये एस्पेक्ट्स का मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्वाड एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तौर पे कैसे इमर्ज हो रहा है। ये क्वेश्चन आया कहां से, ये ना उससे सिर्फ ये लास्ट नवंबर या दिसंबर की बात है, आपके ये जितने क्वाड कंट्रीज है ना, इन सब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सारे लीडर्स हैं, जैसे हमारी तरफ से मोदी, आपके जो बाइडेन, ये सारे लोगों ने मिलके, क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनके बारे में आगे जाकर बताता हूँ, इन सब ने मिलके एक मीटिंग की थी कि हमें सेमीकंडक्टर की सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है हर देश में। देखो इस क्वाड के 4 हिस्से हैं। अभी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो चिप शॉर्टेज है ना, दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना, और चाइना होल्ड भी बना के बैठा है, तो अपने आप वो बाकी कंट्रीज की सप्लाई लिमिट करके रखो। तो उस चीज को तोड़ने के लिए, और ये सिक्योरिटी अलायंस के तौर पे भी 4 देश, जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश, देखो मेन चीज जो कंसर्न है इन सारे देशों का वो है चाइना। सिक्योरिटी को लेके भी चाइना इन सारे देशों को तंग कर रहा है, यूएसए की सुपर पावर को भी चैलेंज कर रहा है, बाकी तीनों को तंग कर रहा है, उसकी सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है। तो वैसे ही अब इकोनॉमिक पार्टनरशिप में सेमीकंडक्टर में क्या है, ये चारों देशों में ना कोई स्पेशलिटी है। वो जो स्पेशलिटीज हैं उसे यूटिलाइज करते हुए सारे क्वाड ने ये सोचा था कि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बढ़ाना शुरू करें। जैसे अमेरिका के अंदर देखो रिसर्च बहुत है, नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन है वहां पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सेम चीज जापान में, ठीक है, जापान में इनोवेशन बहुत है, और बहुत सारी एडवांस जो टेक कंपनीज हैं वो जापान से ओरिजिनेट होती है, इस कारण उनका टेक सेक्टर हेल्प कर सकता है। यहाँ पे रिसर्च लैब्स हैं, रिसर्च हो सकती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास रिजर्व्स है बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ना आपके नेचुरल रिजर्व से भरा हुआ है, तो जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या बाकी चीजें हैं, यहाँ पे माइनिंग बहुत बड़े स्केल पे हो सकती है, तो वो मेटल्स चाहिए ही होते हैं। देखो एक चीज होती है रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स नाम से क्लियर है, ये अर्थ के ऊपर रेयर है, पर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे आपके फोन हो कुछ भी हो, इनके अंदर आपके नॉर्मल मेटल नहीं होते ये, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं इन्हें रेयर अर्थ कहते हैं। ये मेटल्स आपके नॉर्मल ये एल्यूमिनियम ये सब कुछ नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मेटल्स यूज किए जाते हैं कि ये चिप इससे बनेगी, ये चिप इससे बनेगी, ये चिप इससे बनेगी। तो इसके ऊपर रेयर अर्थ मेटल का भी 60% सप्लाई के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। तो ऑस्ट्रेलिया इस कमी को पूरी कर सकता है अगर वो अपने माइनिंग सेक्टर को एक्सपैंड करे। इंडिया लेबर दे सकता है फैक्ट्रीज लगा के इन सबको बनाने की। तो ये चारों देश एक साथ मिलके आपकी सेमीकंडक्टर की चाइना की मोनोपोली को खत्म कर सकते हैं। तो ये विचार किया गया, और इसके ऊपर इंडिया ने भी सेमीकंडक्टर के इसलिए चलते हुए सेमीकंडक्टर, ये आपकी नवंबर या दिसंबर के महीने की खबर है कि आपके
सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए तो 25-30 हजार करोड़ का एक पूरी स्कीम निकाली थी, क्योंकि इंडिया अपना हिस्सा कर रहा है, बाकी देश अपने अपना हिस्सा करेंगे। लॉन्ग टर्म में अगले 3-4 साल में असर दिखने लगेगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया और ये सारे एरियाज की ग्रो करने लगेगी और चाइना का हम डिक्लाइन करवा पाए। ठीक है, तो ये जो क्वाड है ये इन 4 देशों की थी। ऐसे ही एक और क्वाड है जो अभी शुरू हो रही है, उसे नाम दिया गया है वेस्टर्न क्वाड। वेस्टर्न क्वाड, ये भी क्वाड फिर से 4 देशों की पार्टनरशिप है। ये 4 देश जो हैं वो है इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए। इंडिया और यूएसए कॉमन है, और हमने 2 इस साइड पे आपके मतलब वेस्टर्न क्वाड इसे क्यों कहते हैं, ये सारी वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं ये दोनों। ठीक है, तो इसे वेस्टर्न क्वाड कह दिया। तो यहां पे भी हम यही कर रहे हैं, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक रीजन के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस्ड है। यहां पे चारों के चारों देश मिलके आपकी एशिया की इकोनॉमी और अपनी पार्टनरशिप को ग्रो करवाना चाहते हैं। और अगर ये चारों स्ट्रांग बनते हैं, इस पूरे रीजन में इन चारों का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। इस कारण ये अलायंस भी बहुत ही खास है। देखो यूएई जो है, पैसा है, ठीक है, वो पैसा लगा सकते हैं, उनकी सरकारों के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रिजर्व पड़ा हुआ। यूएसए फिर से इनोवेशन, इजराइल दुनिया का स्टार्टअप हब है। ठीक है, अमेरिका के पास पैसे भी हैं, अमेरिका में इनोवेशन भी है। इजराइल सबसे ज्यादा इस टाइम इनोवेशन जो हो रही है ना वो इजराइल में हो रही है। और इंडिया फिर से लेबर ही है हमारे पास, ठीक है, घूम फिर के हमारे पास आबादी है, तो वो हम कभी भी दे सकते हैं। क्लियर है, कोई भी डाउट यहां तक? तो ये आपका वेस्टर्न क्वाड है। अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। देखो आपके मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि अगर कोई सरकार से इलीगल सोर्स से तुम पैसा कमा रहे हो जो सरकार को डिक्लेयर्ड भी नहीं है, और दूसरा मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे कि तुम करप्शन कर रहे हो वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग ही है। उसके अलावा तुम्हारा माफिया से कोई कनेक्शन है, तुम ड्रग्स बेचते हो, सैंड माइनिंग करते हो, कुछ भी है, ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस है। ठीक है, तुम शो कर रहे हो कि पैसा यहां से आ रहा है पर पैसा आ कहीं और से रहा होता है, तो इन प्रैक्टिसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपके 2002 में ये एक्ट बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इसके चलते हुए इंडिया कोई भी जो मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम्स हैं जैसे ड्रग्स हो गए, नारकोटिक्स हो गए, उन सबको अपने आप में कमिट करता है कि हम ये सारी चीजों को रोकेंगे और जो लोग इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं उनके ऊपर भी स्टॉप लाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ हमने किया था वियना कन्वेंशन के अंडर। वियना कन्वेंशन 1988 में सबसे पहले साइन हुई थी। देखो वियना एक शहर है आपके यूरोप में, यहां पे सारे दुनिया के देश मिले और यहां पे मिलके सारे देशों ने ये चीज का फैसला किया था कि हम एक साथ मिलके लड़ेंगे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग दोनों खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग ट्रैफिकिंग से ही जुड़ी हुई है। देखो जो आपके इलीगल ड्रग्स बेचे जाते हैं उसका पैसा अब तुम शो कैसे करोगे? ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर है, तुम शो ही कैसे करोगे उस पैसे को? तो होता क्या है, वो सारा पैसा घुमा के दिखाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे क्राइम में फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसलिए इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं का पैसा कहीं शो करना वो मनी लॉन्ड्रिंग है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं। देखो ये सब कुछ क्यों न्यूज में था, पिछले कुछ टाइम से ना आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो टॉप एजेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्हें बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर रही है पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। किस तरीके से? जैसे कि अभी पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जगहों पे जहां पे इलेक्शन हो रहे थे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं रेड मारी जा रही है, पैसे पकड़े जा रहे हैं, कुछ भी। ये सारे आपके जितने भी पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस, रिलेटिव्स और एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, और इन सबके ऊपर बहुत सारों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस डले हैं, क्योंकि पैसा
जैसे आपको एक यूपी के एक बिजनेसमैन का पता होगा जिसके घर पे 200 करोड़ रुपए निकले, ठीक है, स्कूटर से आता जाता था, ठीक है, छोटे से घर में रहता था पर घर के अंदर 200 करोड़ रुपए थे। अब है 200 करोड़ है तो उसके नहीं है, पर अब किसके हैं? अगर उसके हैं तो सरकार को डिक्लेयर नहीं थे, क्योंकि बाद में क्या था, वो बिजनेसमैन समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, या तो वो पार्टी का ही पैसा है या उसका था, पर आज तक किसी ने पकड़ा नहीं क्योंकि वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, पर अब पकड़ा गया। पर यही है जो ऐसी मोटिवेशनल, सी पैसा रखना चलो अपने आप में जो भी है गलत है सही है वो अलग चीज, पर स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो टारगेट किया जा रहा है, जैसे पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर चन्नी थे उनके अपने खुद के नेफ्यू को अरेस्ट किया गया मनी लॉन्ड्रिंग में, किसान माफिया से उन्होंने पैसे लिए हैं। ऐसे जो अरेस्ट हो रहे हैं एक तरीके से डर का माहौल जरूर क्रिएट करते हैं, चाहे अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग गलत है और उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है, पर इस तरीके से ये जो चीज हुई है वो अपने आप में पॉइंट आउट की गई है। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।